हाँ, तो आज फिर से क्लास 12 जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, विलियन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में क्लास 12 की, उसमें हम लोग फिर कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, उस न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो फिर आगे हम लोग जो राउल्ट्स वगैरह के नियम है उसको हम लोग पढ़ेंगे, हेनरी का नियम है। तो चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बचे हुए थे। पहला न्यूमेरिकल हमने लिख रखा है, समुद्री जल के 1 लीटर में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम घुलित ऑक्सीजन पाई गई। ओके, मतलब क्या है, 1 लीटर समुद्र का जल है तो उसमें 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। समुद्री जल का घनत्व दिया हुआ है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसमें घुलित ऑक्सीजन का सांद्रण पीपीएम में ज्ञात करना है। पीपीएम का मतलब इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन में क्या होता है, 10⁶, ऐसे कह सकते हैं कि 10⁶ ग्राम का क्या होता है, 1 मिलियन। 10⁶ का रिलेशन होता है ना, तो 1 मिलियन इसका यूज हम लोग करेंगे। 1 मिलियन होता है, इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए, राइट। ओके, तो अब चलो देखें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए, सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि यदि समुद्री जल का 1 लीटर आप ले लेते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, सबसे पहले हम ये निकालें। 1 लीटर समुद्री जल ले लीजिए तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा, क्योंकि 1 लीटर लिया हुआ है। तो 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर में आप इंट्रोडक्शन में भी देखे होंगे, 1 लीटर ही क्या था, इसको यदि सेंटीमीटर में कहेंगे तो 1000 घन सेंटीमीटर ही क्या था, 1 लीटर था। तो 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान निकालते हैं पहले हम। 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान, अच्छा जी, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यदि आप देखें तो द्रव्यमान बराबर, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में भी, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो हमने ये लिख दिया घनत्व गुणे आयतन, समझ में आया। अब ये द्रव्यमान कितना हो जाएगा, घनत्व कितना दिया हुआ है 1 ये क्यों 1000 क्यूब सेंटीमीटर लिखा गया, वो यहाँ से समझिए। घनत्व की यूनिट क्या दी है, 1.03 ग्राम सेंटीमीटर पर, ऐसे लिखा है ना, ग्राम सेंटीमीटर पे -3, यानी कि हम ऐसे लिख लें सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, ये यदि हम घनत्व की जगह पे इसका यूज करते हैं 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो उस समय आयतन हम लीटर में यूज नहीं करेंगे, आयतन हम किस में यूज करेंगे, क्यूब सेंटीमीटर में ही यूज करेंगे। और इसीलिए 1 लीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1000 क्यूब सेंटीमीटर। अब जरा देखो भाई, ये इसे कट गया कि नहीं कट गया। अब द्रव्यमान सीधे सीधे यदि यहाँ पर देखोगे तो द्रव्यमान क्या मिल जाएगा भाई, 1.03 और उसमें 1000 का गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 103 और 3 जीरो आगे बढ़ा लेते हैं हम, और 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लेते हैं, इतना ख़त्म हो गया। तो यानी कि ये ग्राम में हो गया, यानी कि हमें द्रव्यमान कितना मिला, 1030 ग्राम। इससे हमें ये चीज़ मिला कि यदि 1 लीटर समुद्री जल आप लेते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा, 1030 ग्राम आएगा। किस कंडीशन में, यदि वो डेंसिटी 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो। ओके, चलिए ये चीज़ तो हमें मिल गया। अब जरा देखें इसमें क्या दिया हुआ है, 1 लीटर में इतना ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो 1 लीटर का मतलब इतना ही ग्राम हुआ ना। तो हम लिखते हैं सिंस 1 लीटर का मतलब 1 लीटर में इतना ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो 1 लीटर की जगह पे अब हम लिखने जा रहे हैं 1030 ग्राम समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है भाई, 5.8, क्लियर हो रहा है,
5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, यही है ना। ओके, ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे 1030 ग्राम समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है। तो यदि हम आपसे पूछें 1 ग्राम में 1 ग्राम समुद्री जल ले लेंगे तो कितना ऑक्सीजन उसमें मिलेगा, तो 1030 से इसमें हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये तो बहुत पहले ही इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। 5.8 इंटू 10⁻³ अपान में क्या कर दें 1030। ये जो है, ये जो मात्रा आ रही है वो कितने ग्राम, 1 ग्राम समुद्री जल में इतना ग्राम ये जो आया है ऑक्सीजन आया है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑक्सीजन का सांद्रण जो कंसंट्रेशन चाहिए वो ppm में चाहिए, और ppm में जैसे अभी आपको बताया पार्ट पर मिलियन, तो मिलियन में 10⁶ ग्राम होता है। तो इसलिए 10⁶ ग्राम में कितना आएगा, 10⁶ ग्राम समुद्री जल होगा तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी। तो 1 ग्राम का इतना है तो 10⁶ के लिए क्या करोगे, 1 का पता है, इसका पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5.8 इंटू 10⁻³ अपान 1030, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। इतना ग्राम ऑक्सीजन हमें पार्ट पर मिलियन में मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमें यही क्या हो जाएगी, यही उस पार्ट पर मिलियन में सांद्रता हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व यदि करें तो थोड़े सा आप ऐसे कर लें कि ये -3 पावर है और ये +6 पावर है, तो ये दोनों पावर प्लस होगा तो +3 हो जाएगा। 10⁻³ में इसका मल्टीप्लाई करोगे 10⁶ का तो 10⁻³ होगा। तो 5.8 में जब 10⁻³ से गुणा करेंगे यानी कि 3 जीरो आगे आ जाएगा, एक डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, तो 5800 हो गया और नीचे 1030 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब कितना मिल गया 580/103। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हम सॉल्व किए हुए हैं, ये आ जाएगा 5.63 ग्राम। तो बस यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो रिजल्ट हो गया समुद्री जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसका सांद्रण क्या हो जाएगा। इसलिए समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन का सांद्रण कितना हो गया, ये हम कह लेंगे 5.63 ppm। ये रिजल्ट हो गया, राइट, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है 100 घन सेंटीमीटर 100 घन सेंटीमीटर डेसीमोलर H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा बतानी है। चलिए भाई, ये मोलरता की बात हो गई। तो ये डेसीमोलर है ना, तो थोड़े सा एक चीज़ समझ लीजिए, वो बताया भी गया था, जिसे M कहीं लिखा हुआ है, ऐसे चलिए यहाँ पर थोड़े समझ लेते हैं। कहीं M लिखा हुआ है, इस M का मतलब क्या हुआ, M को ही मोलर कह रहे हो, और इसका मतलब हो गया M को क्या कह सकते हैं, मोलर, और इसका मतलब क्या हो गया 1 मोल पर लीटर, राइट। अब जैसे कहीं लिखा है M/10, ये क्या लिखा है M/10, तो /10 है तो इसको हम कहेंगे डेसीमोलर। क्या कहेंगे, डेसी। जैसे M को मोलर कह रहे हैं वैसे M/10 को क्या कहेंगे, डेसीमोलर। और इसका मतलब क्या हुआ 1/10 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, तो 1/10 मोल पर लीटर, वही जो यूनिट आप जानते हैं। जैसे M/100 है तो M/100 क्या हो जाएगा सेंटीमोलर, तो 1/100 मोल। अब इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो डेसी सेंटी ये सब तो समझ ही रहे हैं, इसमें एक यूनिट देखिएगा M/2 भी कहीं कहीं आता है, M/2, इसको हम सेमी मोलर कहते हैं। अच्छा, ऐसे 1 मिनट लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होए। जैसे हमने लिखा M/100, राइट, हमने क्या लिखा M/100, ये 100 है, तो इसको कहते हैं सेंटीमोलर। क्या कहते हैं, सेंटीमोलर। और ये 1/100 मोल पर लीटर होता है। और एक है M/2,
तो ये देखिए सेंटीमोलर है, देखिए सेंटी लिखा हुआ है और उसमें लिखा रहता है सेमी मोलर, ठीक है ना, उसमें क्या लिखा रहता है सेमी मोलर। आप कहीं सेंटी ना समझ लीजिएगा सेमी को, सेंटी रहेगा तो m/100 होगा, ठीक है, और m/2 है तो सेमी, सेमी मतलब जो आधा होता है वही सेमी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कहीं 2m है, बाय द वे कहीं 2m है तो इसको हम क्या बोलते हैं बाईमोलर या द्विमोलर, ठीक है ना, इससे क्या बोल रहे बाईमोलर या द्विमोलर। और बाई या द्विमोलर का मतलब क्या 2 मोल पर लीटर, इसका मतलब 2 मोल पर लीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आइए क्वेश्चन पे, 100 क्यूब सेंटीमीटर डेसीमोलर दिया हुआ है और इसकी H2SO4 की हमें क्या ज्ञात करनी है, H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आप याद रखिए जब मोलरता आपको समझाई गई थी तो उसमें एक छोटा सा डेरिवेशन बताया गया था जिसमें लिखा गया था W = m × m' × v स्मॉल v था अपॉन 1000। वो वहाँ पर देखिएगा ये कैसे आया, वहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे यदि हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे वैल्यू यदि देखें तो हम ये कहेंगे ये जो m है, m ही तो मोलर बता रहा है और वो मोलर कैसा है डेसी मोलर है, और डेसी मोलर का मतलब क्या 1/10 मोल पर लीटर, तो m का मान कितना हो जाएगा 1/10 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये बात समझ में। m' क्या होता है, m' क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है, अणुभार होता है। तो यदि m' निकालें यानी कि अणुभार निकालें तो अणुभार कितना होगा, H2SO4 है तो H2SO4 का याद करिए कितना आया था, वो पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया गया था, वो कितना आता है 98, यही आता है ना 98, राइट, ओके। V का मान देखें, ये आयतन किस में है 100 क्यूब सेंटीमीटर है, और जहाँ क्यूब सेंटीमीटर आता है वहीं तो नीचे 1000 आता है, तो m की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आयतन कितना है 100 है। अब सीधे सीधे w में रख दो भाई, तो w = m के जगह पर क्या रख दिया 1/10, m' के जगह पे मालिकुलर वेट 98, v के जगह पर रख दिया 100 और नीचे अभी क्या है 1000, यही तो है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो इससे कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 98 बाई, हाँ तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये जीरो यहाँ इस जीरो से ये जीरो तो अभी बचा हुआ है, तो कितना आ गया 98/100, राइट। और इसको जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 0.98 आ गया। तो तो ये हमें तो ये हमें जो W की वैल्यू मिल गई, वो W की वैल्यू क्या मिल गई 0.98 ग्राम मिल गई। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे रिजल्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि 100 क्यूब सेंटीमीटर, मतलब 100 क्यूब सेंटीमीटर आप बिलियन लेते हैं तो उसमें H2SO4 की मात्रा कितनी आती है 0.98 ग्राम आएगी। तो ऐसे रिजल्ट लिख देते हैं 100 क्यूब सेंटीमीटर बिलियन में H2SO4 की मात्रा घुलित H2SO4 की मात्रा कितनी हो गई 0.98 ग्राम हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, इसमें लिखा हुआ है 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 घन सेंटीमीटर जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता बतानी है आपको, राइट। इसमें नॉर्मलता आपको बतानी है। चलिए देखिए, ये नॉर्मलता निकालने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो जैसे अभी इसमें बेसिसिटी आएगी ऑक्जेलिक अम्ल की, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब एग्ज़ाम में आएगा तो वो ऐसे ऑक्जेलिक अम्ल लिख देगा,
और जब ऑक्जेलिक अम्ल लिख देगा तो आपको इसका फार्मूला चाहिए, क्योंकि इसको आपका मॉलिक्यूलर वेट इसमें आएगा ना, अणु भार। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? COOH होल ट्वाइस 2H2O। ये फार्मूला हो गया किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। तो ये फार्मूला आपको जब पता रहेगा तभी आप जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे। तो अब जरा इसका हम सबसे पहले चलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ही निकाल ले रहे हैं। इसका अणु भार निकालो। अणु भार पता ही है, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का हो गया 12। जरा ध्यान से देखो कैसे लिख दे रहे हैं। कार्बन का हो गया 12, ये कार्बन का। 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना? 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। ये दोनों ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 हो गया। और ये सभी के सभी 2 मॉलिक्यूल हैं तो हमने इसमें 2 से गुणा कर लिया। फिर अब 2H2O का इसमें प्लस करो, प्लस कर दिया 2, 2 मॉलिक्यूल H2O है तो 2 लिख दिया। और H2O का लिखा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 × 1 2 हो गया, और फिर ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अणु भार हो जाएगा। कितना होगा जरा सॉल्व करो भाई। 12 और 32 44 हो जाएगा। 44 और 1 45, 45 दूना 90। और ये देख लो 16 2 18, 18 में 2 का गुणा कर लोगे 36। इसको ऐड कर लिया जाए 9 3 12, 126 ग्राम जो है ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है? अणु भार होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑक्जेलिक अम्ल लिख देगा तो आपको ये फार्मूला पता रहेगा तभी उसका क्या आप निकाल पाएंगे? मॉलिक्यूलर वेट। और बिना मॉलिक्यूलर वेट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बेसिकली हमको नॉर्मलता निकालनी है, तो चलिए मैं पहले फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ शुरू में ही। जैसे नॉर्मलता जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, विलियन की नॉर्मलता, तो विलियन की नॉर्मलता याद करिए। नॉर्मलता के लिए फार्मूला क्या बताया गया था? बताया गया था कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यही ना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऐसे बताया गया था। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और अपान में क्या था याद करिए? अपान में था विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। और ये आयतन किस यूनिट में होनी चाहिए? ये आयतन लीटर में होना चाहिए, है ना। ये आयतन किस में होना है? लीटर में। ओके, तो विलयन का आयतन तो चलिए हम लोग 100 क्यूब सेंटीमीटर है वो तो निकाल ही लेंगे। हमें क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है। ग्राम तुल्यांक पहली बार आया। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका हम तुल्यांक भार निकालेंगे, और तुल्यांक भार निकाल लेंगे तब जाके तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। जैसे हम अणु भार की सहायता से किसी भी कंपाउंड के मोलों की संख्या निकालते हैं। जैसे आप याद करिए, आपको मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है बताया गया है ना। तो उसी तरह से हम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? तुल्यांकी भार चाहिए। जैसे मोलों की संख्या के लिए अणु भार चाहिए होता है, वैसे ही तुल्यांकों की संख्या के लिए तुल्यांकी भार चाहिए। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? विलेय कौन है? यही ऑक्जेलिक अम्ल है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की जो बेसिसिटी होती है, भास्मिकता होती है, वो 2 होती है। अब वो कैसे आती है फिर जब हम इसको कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो बताएंगे, तो न्यूमेरिकल चल रहा है। अभी आप ये समझिए कि ऑक्जेलिक अम्ल की जो एक बेसिसिटी होती है, भास्मिकता होती है, वो 2 होती है। और ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? ऐसे लिख दें, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो तुल्यांक भार होता है वो होता है अणु भार, ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार बटे ऑक्जेलिक अम्ल की भास्मिकता वेसिसिटी। तो मैं बताया कि इसकी वेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। वो कैसे आती है हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको निकालते हैं वेसिसिटी वगैरह को। अभी आप इतने से देखिए, इसकी जो वेसिसिटी होती है, भास्मिकता होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है।
अब इस तरह से तुल्यांक भार हो जाएगा 2 6 या 12 63 हो जाएगी। तुल्यांक भार कितना हो गया 63। अब क्या है, कितना ऑक्जेलिक अम्ल है 0.63 ग्राम है ना, तो तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी। अब ऐसे हम लिखें कि पॉइंट, इसलिए 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यही तो फार्मूले में आया है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये क्या होगी भाई, 0.63 ग्राम है तो हमने लिख दिया 0.63, और इसका तुल्यांकी भार कितना है 63, यही इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। और ये वैल्यू जब डिवीजन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों सेम है, पॉइंट है तो हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, जैसे 2 जीरो हो रहा है ना, तो 1.0 देगा 1 जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा। डिवीजन देना तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसका तुल्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 0.01 आ गई, ठीक है। और विलयन का आयतन हमें लीटर में चाहिए, तो विलयन का आयतन निकाल लें। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये आयतन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो विलयन का आयतन जो क्वेश्चन में दिया है वो घन सेंटीमीटर में दिया है, और आपको पता है कि घन सेंटीमीटर में 1000 से भाग दे दें तो वो लीटर में बदल जाता है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल समझ रहे होंगे 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम नॉर्मलता निकाल लेंगे, इसलिए विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या हो गई, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी मिली है भाई 0.01, और आयतन लीटर में कितना मिला है 0.1। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ऊपर 2 डिजिट पे पॉइंट है, नीचे 1 डिजिट पे, ऊपर से पॉइंट हटाओगे 100 से गुणा करोगे, नीचे जब 100 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, है ना। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। यानी कि नॉर्मलता जो ऐसे कह सकते हैं, नॉर्मलता जो मिली, आप ऐसे लिख सकते हैं, विलयन की नॉर्मलता 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स या पर लीटर, और इसी को ही हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं ना नॉर्मलता को, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा के केवल एन लिख दें तब भी काम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा नॉर्मलता पे एक न्यूमेरिकल हो गया, राइट। अब आप इसका पिक्स ले लीजिए, तो फिर आगे का न्यूमेरिकल हम देखते हैं, राइट। अब जरा ये क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम लोगों का लगभग ख़त्म हो जाएगा। इसमें दिया है कि 250 घन सेंटीमीटर सेमी नॉर्मल दिया हुआ है। अभी मैंने पीछे लिखा था सेमी का मतलब, सेंटी का मतलब बाई 100, और सेमी का मतलब क्या हो जाएगा बाई 2। अभी ये पीछे हमने क्वेश्चन को बताया है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो 250 घन सेंटीमीटर, तो स्मॉल v जो आयतन होता है उसकी वैल्यू कितनी दे दिया, 250 दे दिया, ये तो समझ में आ गया। ये कैसा विलयन है, सेमी नॉर्मल है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब यहाँ पर जो आपको, अच्छा पहले एक रिलेशन जो बताया गया, इसमें निकालने के लिए जो रिलेशन लगाओगे, नॉर्मलता का जो रिलेशन है, जो नॉर्मलता संबंध है भार के लिए, मात्रा के लिए, तो वो क्या पढ़ रखा, W इक्वल टू, याद करिए क्या बताया गया था, NeV/1000, यही बताया गया ना। तो V की वैल्यू 250 हो गई, N की वैल्यू 1/2 हो गई। अब बात आ गई E की वैल्यू की, E कितना होगा, E क्या है, अभी नहीं पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े ना, क्या
ई क्या होता है? ई के लिए आपने पढ़ा था अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है? वो जैसे हम इसको कैसे निकालते हैं ई को, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए। ई का मतलब यहाँ पे ग्राम, ई का मतलब यहाँ तुल्यांकी भार से है, ठीक है ना। ई का मतलब क्या है, चलो यहाँ लिख देते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना करके क्या कर दीजिए, तुल्यांक भार। ई क्या होता है? तुल्यांक भार होता है, ठीक है। और तुल्यांक भार कैसे निकालते हो? तुल्यांकी भार कैसे निकालते हो? उसके अणु भार में उसकी बेसिसिटी से भाग दे करके, जैसे अभी पीछे निकाला था। ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ई क्या है? ये जो है तुल्यांक भार है। और ये तुल्यांक भार कैसे निकलेगा? तुल्यांक भार निकलता है मॉलिक्यूलर वेट में, अणु भार में, यदि उसके बेसिसिटी, यानी कि क्या बोलते हैं बेसिसिटी को, भास्मिकता से भाग दे दें तो तुल्यांक भार निकल जाता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं बात कर रहे हैं, तुल्यांक भार की बात कर रहे हैं। और अणु भार किसका? H2SO4 का। याद करिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 98। और इसकी भी बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो इस तरह से ई का मान कितना मिल गया? 49। ई का मान कितना मिल गया? 49। ओके, तो V मिल गया, N मिल गया, सब तो मिल ही गया। इसलिए W की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। इसलिए W इक्वल टू क्या लिखोगे? N के जगह पे 1/2, E के जगह 49, V के जगह पे 250 और बाई क्या हो गया? 1000 हो गया ना। तो इससे कटा दोगे 4 टाइम में, तो 49/4 2 जा 8 नीचे आ गया। और इसको जब सॉल्व कर दिया जाए तो W इक्वल टू 48 6.125 ग्राम, यानी कि विलियन में जो H2SO4 की मात्रा है वो कितनी है? 6.125 ग्राम है। ये हो गया। अच्छा जी, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल इससे हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। क्या है इसमें दिया? 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो अब ये बताइए, 100 ग्राम जल हो गया, 10 ग्राम सुक्रोज हो गया, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? विलयन का द्रव्यमान, विलयन किससे मिलकर बना? विलय और विलायक से। विलय कितना है? 10 ग्राम और विलायक कितना है? 100 ग्राम, यानी विलयन कितना हो गया? 110 ग्राम का क्या हो गया? विलयन हो गया। ये बात समझ में आ गई? ओके ओके, और क्या पूछा है? सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत। क्वेश्चन है सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई? सुक्रोज का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान प्रतिशत है तो 100, ये कर दो। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 100/11 आ गया। और 100/11 को सॉल्व करेंगे, 11 9 जा 99, फिर 09। तो ये हो गया आपका सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, राइट। तो ये जो है हम लोगों का न्यूमेरिकल्स जो पढ़े थे, सांद्रता व्यक्त करने के जो जो टूल्स थे हमारे पास, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, इन सब पे न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ लिए। आगे भी न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ और टेक्निकल भी न्यूमेरिकल हम बताएंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे, वो हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, हेनरीज लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर राउल्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर ये अगले एक्सरसाइज में, अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके जी।